Welcome my dear students. Now we are going to start exercise 10.2 of maths subject of 10+2 class, and today we shall start from question number 13. Question number 1 to 12 have been solved in previous parts, so you can view those videos for their solution. So read question number 13 from your book. अपनी बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए. So I am starting now the question. Find the direction cosines of the vector joining the points A and B directed from A to B. Okay, let us start. क्या है क्वेश्चन में देखिए, आपको एक वेक्टर दिया गया है जो पॉइंट A से B की तरफ डायरेक्टेड है. लेट अस से दिस इज अ गिवन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A to B, and in this question point A is given 1, 2, -3, and point B is given as -1, -2, 1. ठीक है, तो हमें ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है. तो कैसे निकालते हैं, हम पहले ए बी वेक्टर को लिखेंगे. नाउ ए बी वेक्टर लिख सकते हैं आप लोग, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, 2 पॉइंट फॉर्म में दिया गया है. वेक्टर ए बी का ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल है, तो हम पहले भी कर चुके हैं. कैसे लिखेंगे, position vector of final point that is B minus position vector of initial point that is A. ठीक है, so is equal to पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, पॉइंट B है आपका -1, -2 एंड 1, तो इसका वेक्टर हो जाएगा -1 into I -I cap -2 into J -2J cap +3 into 1, that is it is 1 into K cap plus K cap. ये हो गया पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर. माइनस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर 1 into I cap प्लस 2 into J 2J cap -3K cap. अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है बच्चों, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए और एक्सरसाइज को फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कीजिए. आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे बारी बारी से. बीच में से उठा के करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा. सो ट्राई टू वॉच दीज वीडियोज कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली. सो -I and -I, this become -2I cap, -2J cap and -2J cap, this become -4J cap, and प्लस K and माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4K कैप हो गया. तो ये आपका वेक्टर ए बी हो गया. ठीक है, अब हमें मालूम है कि किसी भी वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो मल्टीपल्स होते हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होते हैं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी आर प्रोपोर्शनल टू, जो आई कैप, जे कैप और के कैप के मल्टीपल्स होते हैं या स्केलर कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं को हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं या उनके प्रोपोर्शनल होते हैं. तो आप लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू आई का मल्टीपल -2, जे का मल्टीपल -4 और के कैप का मल्टीपल 4. ठीक है, तो ये जो -2, -4 और 4 आए, ये डायरेक्शन रेशियोज भी लिख सकते हैं. और मोर एक्यूरेटली आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इन नंबर्स के प्रोपोर्शनल जो भी नंबर होंगे वो सभी डायरेक्शन रेशियोज होंगे.
ठीक है। डायरेक्शन रेशियो सेट ऑफ दीज थ्री नंबर्स, इन तीन नंबर का एक सेट होता है और ये नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो इनके प्रोपोर्शनल हैं। हम जनरली इन्हें ए बी सी कहते हैं, दैट इज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर आर। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे बच्चों? मैंने बताया आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं अगर ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अंडर रूट। सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नेक्स्ट हो जाएगा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगी, राइट। दैट इज ए का वैल्यू -2 अपॉन -2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर 16 प्लस सी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 होल अंडर रूट। सेकेंड बी अपॉन बी कितना है -4 अपॉन में यही आ जाएगा जो यहाँ लिखा है आपने 4 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है। और सी का वैल्यू 4 और इसके अपॉन में भी वही आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 16। दैट इज, यहाँ पे हम दैट इज लगाते हैं, इसमें इक्वल का यूज नहीं करते हैं। आप करेंगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन तरीका इसको दैट इज करके लिखने का है। सो दिस बिकम्स -2 अपॉन 16 4 20 36 36 का अंडर रूट 6 होता है, तो -2/6 -4/6 एंड 4/6। दैट इज -2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो -2/3 और यहाँ भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. Okay, now we are starting question number 14. Read the question from your book. Show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. ठीक है। मतलब आपको एक वेक्टर दिया गया है और कहा गया है कि ये तीनों एक्सिस के इक्वल इंक्लाइन है। तो इक्वल इंक्लाइन का मीनिंग क्या हुआ? इक्वल इंक्लाइन का मीनिंग हुआ कि वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाता है। तो कैसे करेंगे इसे बच्चों? देखो, गिवन वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं, लेट गिवन वेक्टर इज वेक्टर r is equal to I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ऑल थ्री एक्सिस के साथ ये सेम एंगल बनाता है। अब सेम एंगल बनाता है तो सभी का कोसाइन भी सेम होगा, और कोसाइन सेम है तो दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम होंगे। तो मतलब हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, उसके लिए हमें पहले रेशियो पता करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, वेरी सिंपल, आई कैप जे कैप और के कैप के जो मल्टीपल्स होते हैं वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरी सिंपल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? देखो 1 1 1,
आई कैप का मल्टीपल भी 1 है, जे कैप का मल्टीपल 1 है, के कैप का भी 1 है, तो 1 1 1 आपके डायरेक्शन को रेशियोज हो गई। ठीक है, तो ये ABC हो गई। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर कोसाइंस क्या हो गए, हमें ABC मालूम हो तो कोसाइंस क्या होती हैं, कोसाइंस होती हैं A/A² प्लस B² प्लस C² होल अंडर रूट। इसी तरह से B/A² प्लस B² प्लस C² एंड सिमिलरली C/A² प्लस B² प्लस C² होल अंडर रूट। दैट इज ABC तीनों का वैल्यू 1 1 1 है, तो सब जगह 1 1 कर दीजिए। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1² प्लस 1² प्लस 1² हो जाएगा। B का वैल्यू भी 1 है, 1² प्लस 1² प्लस 1²। C का वैल्यू भी 1 है, 1² प्लस 1² प्लस 1²। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो, दैट इज 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये आपके इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस हो गई, मतलब ये L, M और N हो गई। ठीक है, बट अब हम लोगों को पता है L cos अल्फा होता है, M cos बीटा होता है और N cos गामा होता है। सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर cos अल्फा 1/√3, cos बीटा 1/√3 एंड cos गामा 1/√3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो। दिस एम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 and gamma is equal to cos inverse 1/√3. So this implies alpha is equal to beta is equal to gamma, क्योंकि तीनों एंगल आपके सेम आ रहे हैं। अल्फा OX के साथ एंगल है, बीटा OY के साथ है और गामा OZ एक्सिस के साथ है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि गिवन वेक्टर इज equally inclined to the axis OX, OY and OZ. So that's all for this question. Let's take the next question now. Okay, dear students, next question number 15 हम करेंगे। उस क्वेश्चन से पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है आपका? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखिए डेरिवेशन आप बुक से पढ़ सकते हो, पेज नंबर 438 पर मिल जाएगी आपको ये। और मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक पॉइंट P है और ये कोई दूसरा पॉइंट Q है और ये हमारे पास एक वेक्टर है PQ। लेट अस से दैट ये ओरिजिन हो गया हमारा। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर A सपोज कर लेते हैं और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर B सपोज कर लेते हैं। तो लेट अस से हमारे पास कोई बीच में पॉइंट है R। क्या पॉइंट है बच्चों? कोई पॉइंट है R जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर सपोज कर लेते हैं और ये पॉइंट आपके वेक्टर PQ को m/n में डिवाइड करता है। मीन्स कि इस साइड m है और ये साइड आपकी n अमाउंट के इक्वल है। ठीक है, तो ये m/n में डिवाइड करता है आपका पॉइंट R। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? दैट इज गिवन बाय R वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। ठीक है, ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है। M इस साइड का पार्ट है
तो इसको हम अदर ऑपोजिट पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, m मल्टीप्लाइड बाय b वेक्टर प्लस n मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर। ठीक है, रेशोज m रेशो n है, तो m इनिशियल पॉइंट की तरफ जो रेशो होती है, पार्ट होता है रेशो का, वो दूसरी साइड मल्टीप्लाई की जाती है, और n जिस साइड की रेशो है उसके ऑपोजिट में दूसरी साइड का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई होता है। डेरिवेशन बुक में है, आप करके देख सकते हैं, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये तो हो गया बच्चों आपका इंटरनल डिवीजन, इसे हम कहेंगे इंटरनल डिवीजन। दैट मीन्स जो पॉइंट r वेक्टर को डिवाइड कर रहा है वो लाइन के ऊपर लाई करता है, इट इज लाइंग ऑन द लाइन। सेकेंड इसका केस आता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, जैसे ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है और ये PQ वेक्टर है। अब इसी पॉइंट को एक्सटर्नली कोई पॉइंट R है जो इसको m रेशो n में डिवाइड करता है, मतलब P से R का डिस्टेंस m होगा और Q से n का डिस्टेंस n होगा। तो इसे हम एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको वो बाहर लिया गया है। तो उस केस में अगर ये हमारा ओरिजिन है, ये आपका इनिशियल पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये फाइनल पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हो गया, तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका पोजीशन वेक्टर अगर R है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। ठीक है, m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। इंटरनल डिवीजन में प्लस होता है और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर स्पेशल केस भी आता है कि इफ m इज इक्वल टू n हो जाता है, m इक्वल टू n होने का मतलब ये पॉइंट लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन जितना इधर है उतना यहाँ पर आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका r वेक्टर, ये रिड्यूस हो जाएगा आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज रही कि ये कैसे आएगा। सिंपली m को इक्वल टू n पुट कर देना है, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो इक्वल डिवीजन अगर हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट अपॉन 2 करेंगे। ऐसा करने से जो वेक्टर मिलता है वो आपके गिवन वेक्टर का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुने इसको, और अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो रीड द क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। Find the position vector of point R. We divide the line joining 2 points P and Q whose position vector are this and this respectively in the ratio 2:1। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है। देखिए, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका Q है और ये आपका PQ वेक्टर है। ये इसे ओरिजिन मान लिया जाए तो ये आपका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर A, और ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर B। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर B मतलब Q का पोजीशन वेक्टर दिया गया है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कहता है internally in ratio 2:1। दैट मीन्स 2 आपका m हो गया और 1 आपका n हो गया। तो लेट अस से दिस इज दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये आपका पॉइंट है तो ये आपका वेक्टर r होगा।
तो क्या फॉर्मूला होगा इंटरनल डिवीजन का? अभी मैंने बताया पिछली स्लाइड में आपको, इसका फॉर्मूला होता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इज इक्वल टू एम का वैल्यू 2 इंटू बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस एन का वैल्यू है 1 इंटू ए वेक्टर आपका ये है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन एम प्लस एन दैट इज 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -1 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप 2 के कैप, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 2 प्लस 1 3 एज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड कर लीजिए। माइनस 2 आई कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 2 के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप अपॉन 3। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। राइट, इसको थोड़ा आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप लोग। इसे लिख सकते हैं -i/3 प्लस 4/3 इंटू आई कैप प्लस 1/3 के कैप, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसे। तो ये आपके रेशियोज की फॉर्म में आ जाता है। आई कैप का मल्टीपल 1/3, के कैप का मल्टीपल 4/3 और सॉरी ये जे है, सॉरी दिस इज योर जे, मेक द करेक्शन, जे कैप एंड दिस इज योर के कैप। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है एक्सटर्नल डिवीजन। इन रेशियो सेम 2:1 एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाता है। तो एक्सटर्नल में क्या होता है बच्चों, इंटरनल में यहाँ पे प्लस आता है और एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो उस केस में आपका वेक्टर आर क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। सो सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा आपका। आप यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे बी वेक्टर और ए वेक्टर की, और एम माइनस एन, एम और एन की वैल्यू सेम 2 1 रहेगी। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर आंसर को मैच कीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे करके देता हूँ। सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर कहीं समझ ना आया हो तो फिर से वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्यूशन को यहाँ पर देखिए कि कैसे इसे सॉल्व किया गया है। तो यू कैन सॉल्व दिस। मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट्स। जब कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है तो उसकी प्रैक्टिस खुद किया करो। जो क्वेश्चन सेम होते हैं और सॉल्यूशन को फिर बाद में देखा कीजिए कि क्या वो सेम आया या नहीं आया है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15. Now let us talk about question number 16. Let us see the solution of question number 16. So read the question 16. Find the position vector of the midpoint of the vector joining the point P 2 3 4 and Q 4 1 2. आपको बोला गया है कि ये कोई एक पॉइंट P है जो पॉइंट है 2 3 4 और दिस इज अनदर पॉइंट Q whose point is 4 1 and -2, and you are asked to find the position vector of the midpoint of the vector joining these 2 points. Let us say we join a vector from P to Q. Then we have to find the midpoint. Midpoint means ratio 1 to 1. जितना इधर है उतना इधर होगा, तो अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा। So if this is origin, then
Let us say this is position vector of point P, that is A vector. This is a position vector of point Q, that is B vector. So if this is a vector R, position vector of the midpoint, then we have studied, जब हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, तो अगर मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2 होता है, ठीक है। सो यू कैन सिंपली राइट हियर according to question पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू A वेक्टर से। मान लेते हैं P का पोजीशन वेक्टर A है एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस j कैप 1 इंटू जे हो जाएगा माइनस 2k कैप। इसको हम लोग वेक्टर B मान लेते हैं, से वेक्टर B। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ midpoint of vector PQ is R vector is equal to A vector plus B vector upon 2। ये मैं आपको अब तभी बता चुका हूँ जब हमने सेक्शन फार्मूला स्टडी किया था, राइट। सो अगर नहीं मालूम है तो वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप, इसी वीडियो में मैंने बताया है आपको। सो व्हाट इज वेक्टर A, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस वेक्टर B लिखिए 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए बहुत इजी है, वेक्टर R इज इक्वल टू आई में आई कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4i कैप, 6i कैप हो गया, 3j कैप प्लस j कैप, 4j कैप हो गया, प्लस का 4 और माइनस का 2 प्लस का 2k कैप अपॉन 2 हो गया, ठीक है। 2 से इन सबको हम डिवाइड कर देंगे तो मतलब ये हो जाएगा 6 अपॉन 2i कैप प्लस 4 अपॉन 2j कैप प्लस 2 अपॉन 2k कैप। तो ये बन गया आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। Okay, dear students, read the question number 17 now. Show that the points A, B, C with position vector A vector, B vector and C vector respectively form the vertices of a right angle triangles। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए। हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं A, B और C। हमने इनको रैंडमली कहीं भी ले लिया है, हमें नहीं मालूम कि इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेंगी, बट वी डोंट नो कि ये राइट एंगल है या नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। प्रूव करने को कहा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर एंगल जो है 90 डिग्री होगा, वो कहीं भी हो सकता है, तो वो बाद में फाइंड आउट करेंगे। बट हमें दिया गया है कि जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। जैसे मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, उससे हम वेक्टर ए मान लेते हैं। बी का भी पोजीशन वेक्टर दिया गया है, उसे वेक्टर बी मान लेते हैं। और पॉइंट सी का भी पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो उसे हम वेक्टर सी मान लेते हैं। तो हमें पता करना है कि इनमें से
कि ये जो तीन ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ये ए बी सी, जो ये ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं। ये बन गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें सिंपल होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, जैसे ये पी क्यू आर हो गई। तो अगर पी आर इसकी लॉन्गेस्ट साइड है तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम है कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या नाम है इस थ्योरम का, सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है, रिप्लाई कीजिए। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। सो अब हमें इसका मतलब हमें यहाँ पर इन तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी होगी। तो तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम पहले इन तीनों वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। हम वेक्टर ए बी निकाल लेंगे, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हम वेक्टर बी सी निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हम वेक्टर ए सी या सी ए जो भी आप चाहें वो निकाल सकते हैं, लेटर से ए सी ही निकाल लेते हैं, तो उसका फिर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि फिर इनका जो मैग्नीट्यूड आया क्या वो इस रिलेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू, क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए लिख लीजिए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, इसे ए वेक्टर लिख लेते हैं। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, ये आपका वेक्टर सी हो गया। तो अब हमें वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है बच्चों। सबसे पहले वेक्टर ए बी, देयरफॉर वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, दैट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि हमें 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मालूम हो तो उस वेक्टर को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये हमारा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको माइनस करेंगे, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस आई कैप माइनस 1 प्लस 4, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 4 है, तो प्लस का 3j रह जाएगा प्लस के माइनस 4, ये आपका प्लस 5k कैप हो जाएगा। अब हम बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर फाइनल पॉइंट सी हो गया, तो सी वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट बी हो गया आपका, तो ये सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी माइनस बी करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस आई कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k कैप, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग ए सी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी वेक्टर फाइनल पॉइंट आ गया सी वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट आ गया ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो हैं, ठीक है। सो सी वेक्टर सी माइनस ए 1 माइनस 3 माइनस 2i कैप माइनस 3 माइनस 4, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस जे कैप बच जाएगा, माइनस 5 है, माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस के कैप हो जाएगा। तो अब हमें ये तीनों वेक्टर मिल चुके हैं, तो अब हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, आई का मल्टीपल -1 1 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट 3 3 स्क्वायर प्लस के का 5 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 5 ज़ा 25, ये हो गया 9 1 10 10 प्लस 25 हो गया √35। इसी प्रकार आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर निकाल लेंगे। सिंपल कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √41 4 1 5 5 प्लस 36 41। लास्ट साइड दैट इज ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √6 है। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहले हमने देखो ट्राइंगल के तीनों वेक्टर्स निकाले साइड्स के, फिर उन तीनों वेक्टर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ ईच साइड होगी हमारे पास। अब हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो है इसमें वो 41 लग रही है। देखो ये √35 है, ये √41 है, ये √6 है, तो लॉन्गेस्ट साइड ये होगी, ये आपकी लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट हो गई। सो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी साइड हो गई आपकी ट्राइंगल की, ये इज लॉन्गेस्ट एंड शुड बी हाइपोटेन्यूज, ये इसका हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। सो इसका मतलब अगर बी सी हाइपोटेन्यूज है तो पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होना चाहिए। क्या है ऐसा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज बी सी स्क्वायर मीन्स √41 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू √35 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मीन्स √6 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज √ स्क्वायर से सारे कैंसिल हो जाएंगे। 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6, 41 इज इक्वल टू 41 विच इज ट्रू। Which is true. Therefore, triangle ABC is right angle triangle। ठीक है, तो ABC आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, जिसकी लॉन्गेस्ट साइड BC है। तो मतलब ये पॉइंट अगर B लिया जाता है तो ये आपका C होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये पॉइंट आपका A होगा। तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो पॉइंट A पर है। ठीक है, तो इस तरह से आप राइट एंगल बना सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल having right angle at point A। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। राइट, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। राइट, क्वेश्चन नंबर 18 हमें करना है, तो रीड इट फ्रॉम योर बुक। इन ट्राइंगल ABC फिगर 10.18 फिगर दिया गया, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सो दिस इज योर फिगर। ये आपको वेक्टर AB दिया गया है, ये BC है और ये आपका AC है। तो आपको बोला गया है कि इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू।
कुछ वेक्टर इक्वेशंस लिखी गई हैं यहाँ पर, जैसे ये लिख दिया गया है, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। आई होप आप सबको मालूम होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैं ये मान के चला हूँ कि आपको ये लॉ आता है वेक्टर एडिशन का। अगर ये लॉ नहीं आता है तो +1 क्लास का लेक्चर नंबर 28 या 29 है इसी मेरे चैनल वीडियो पे, तो आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हो और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होता है, ए बी सेम साइड सेम ऑर्डर के वेक्टर कौन से हैं, ए बी और बी सी, और ए सी इसका ऑपोजिट ऑर्डर हो गया, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर होता है। ठीक है, तो अब हमें इसको अलग अलग तरह से अरेंज करना है और देखना है कि क्या ये ट्रू आता है या नहीं आता है। तो अगर मैं ए सी को शिफ्ट करूं लेफ्ट में तो क्या बन जाएगा, देखो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। हमारे पास माइनस ए सी वेक्टर है, ठीक है, लेकिन हम लोग ए सी वेक्टर को माइनस सी ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट सी है, तो ये हो गया ए सी वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं सी से ए की तरफ वेक्टर बना दूं तो ये बन गया मेरा सी ए वेक्टर। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो गए। दीज आर द नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, तो जब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को इंटरचेंज करते हैं तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ए सी वेक्टर को माइनस सी ए लिख सकते हैं, तो मैं इस माइनस का प्लस बना दूंगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये माइनस ए सी है, इसको मैं माइनस ए सी वेक्टर को मैं माइनस सी ए वेक्टर लिख दूंगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास बन गया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये पहला इक्वेशन है, देखो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0, मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारे पास, ये ऑप्शन ए हो गई, ये हमारी करेक्ट है। अब ऑप्शन बी बनाते हैं, देखो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, तो ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, देखो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, तो ये आपकी ऑप्शन बी है, ये भी आपकी ट्रू है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए, देखो प्लस सी ए होना चाहिए, माइनस सी ए नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू, सी इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब डी को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। डी है ए बी वेक्टर, आ गया, माइनस सी बी, हमारे पास बी सी है, बी सी का सी बी बनाएंगे तो माइनस अपने आप ही हो जाएगा, बी सी का सी बी बनाएंगे तो माइनस सी बी हो गया,
+CA तो ये भी ट्रू हो गई बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो ये ऑप्शन, ये जो इक्वेशन है ये पहले ही ट्रू थी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ ये +BC है और ये -C भी है, तो ये दोनों तो सेम है, क्योंकि जब हमने इनका पॉइंट्स चेंज किए इनिशियल फाइनल तो यहाँ पे नेचुरली माइनस आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपकी वो भी ट्रू है। तो कौन सी ट्रू नहीं आई, सी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। If vector A and vector B are two collinear vectors, then which of following are incorrect? So question 19 is, if vector A and vector B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? गलत कौन सा है इनमें से? तो कॉलिनियर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर दो वेक्टर कॉलिनियर हों तो वो एक दूसरे के साथ किसी नंबर से मल्टीपल होते हैं, स्केलर नंबर का मल्टीपल होता है एक वेक्टर दूसरे का। ठीक है, तो दैट मीन्स ए शुड बी मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी और बी शुड बी मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए। तो पहली ऑप्शन सेम है, बी इज अ मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया गया है, तो पहली जो ऑप्शन है आपकी वो ट्रू होगी। सेकेंड ऑप्शन वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू वेक्टर बी है, तो प्लस माइनस वेक्टर बी का मतलब भी तो मल्टीपल ही हो गया ना। ये देखो यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, वेक्टर ए इज इक्वल टू +1 इंटू बी वेक्टर, और वेक्टर ए इज इक्वल टू -1 इंटू बी वेक्टर, मतलब +1 का मल्टीपल या -1 का मल्टीपल, तो ये भी तो एक स्केलर नंबर ही हुआ, तो मतलब ये भी कॉलिनियर हुए। सी ऑप्शन कहती है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल। ये तो नेचुरली होगा ही होगा, जब वेक्टर प्रोपोर्शनल हैं तो उनके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल ही होंगे। ऑप्शन डी, बोथ द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये ऑप्शन गलत है बच्चों भी। क्यों गलत है, क्योंकि कॉलिनियर के लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है। मतलब जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये सारे कोलिनियर हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर किसी एक कॉमन लाइन के पैरेलल हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है और सब की डायरेक्शन कुछ एक की सेम है, कुछ की ऑपोजिट है, तो इन्हें हम कॉलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। सो ऑप्शन डी गलत है। क्यों गलत है, ये लिख रहा है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो बच्चों ऐसा नहीं होता, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 10.2. Okay, so watch this carefully and revise the whole exercise from your book. Okay, so that's all for this exercise. Have a nice time.